हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के चैप्टर फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी से बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है आपको कंपनीज एक्ट 2013 में। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे कंपनी के नेट रिजल्ट्स का पता चलता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है या कंपनी कितना लॉस बियर कर रही है। नंबर सेकंड, बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के अंत में कंपनी द्वारा बैलेंस शीट बनाई जाती है जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है कि एक पर्टिकुलर डेट पर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कंपनी के पास कितने अमाउंट के एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ है, कितनी कंपनी की कैपिटल है, कितने कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस हैं। थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के फ्लो को डिपिक्ट करती है, दैट इज़ ये बताती है कि कितना कैश बिजनेस में आ रहा है और कितना कैश बिजनेस में से जा रहा है, क्या क्या कैश के सोर्सेज हैं और कौन कौन सी कैश की एप्लीकेशंस हैं। फोर्थ वन इज़ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इक्विटी में आने वाले चेंजेस को डिपिक्ट करती है, एक्सप्लेन करती है ओवर द फाइनेंशियल ईयर जो भी कंपनी के शेयर कैपिटल में, कंपनी के एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स में, कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स में जो भी चेंज आया है वो दर्शाया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जैसे सपोज कंपनी ने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एडिशनल कैपिटल रेज की, कंपनी ने कुछ कैपिटल की रीपेमेंट की, कंपनी ने कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, कंपनी ने डिसाइड किया कि इतना पोर्शन रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में रखना है, तो ये सारा डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में किया जाता है। लास्ट वन इज़ एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एक्सप्लेनेटरी नोट्स का मतलब है नोट्स टू अकाउंट्स। जो भी नेसेसरी डिस्क्लोज़र हैं, हर आइटम की जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो नोट्स टू अकाउंट्स में की जाती है। अगर कोई भी पर्सन बैलेंस शीट को स्टडी कर रहा है और वो किसी आइटम की डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहता है तो वो नोट्स टू अकाउंट्स को रेफ़र कर सकता है। तो ये 5 आइटम हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर 2 बैलेंस शीट, नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नंबर 5 एक्सप्लेनेटरी नोट्स। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन केसेस में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर फर्स्ट, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन जहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर है, बट इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट होना ज़रूरी है, इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है। मींस कम से कम उसका प्रीसीडिंग ईयर में इंडिया का स्टे 182 डेज़ का रहा हो, तभी वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। तो ऐसी कंपनी के केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा डोरमेंट कंपनी और स्मॉल कंपनी। डोरमेंट कंपनी मीन्स कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर है बट वो इनएक्टिव कंपनी है, मीन्स वो कोई भी बिजनेस नहीं कर रही है। थर्ड वन इज स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती, बट इस अमाउंट को इंक्रीज़ किया जा सकता है विद द परमिशन, बट वो किसी भी सरकमस्टांस में 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी। दूसरा, स्मॉल कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस अमाउंट को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है, बट ये अमाउंट भी किसी भी केस में 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। तो इन 3 कंपनीज़ को एग्जम्पशन है, इन 3 कंपनीज़ को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें जो मेनली डिस्कस करना है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हमें डिस्कस करनी है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं विद द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 पार्ट 1 में गिवन है। सबसे पहले आप जिस भी कंपनी का बैलेंस शीट बना रहे हैं उस कंपनी का नाम लिखेंगे और जिस डेट को आप बैलेंस शीट बना रहे हैं वो यहाँ पर आप डेट लिखेंगे। 4 कॉलम्स इसमें आपके बनेंगे। नंबर 1 पर्टिकुलर्स, नंबर 2 नोट नंबर, नंबर 3 फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड नंबर 4 फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। इससे पहले जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट की बैलेंस शीट बनाई जाती थी उसमें प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड की फिगर्स नहीं दिखाई जाती थी, बट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 में जो फॉर्मेट दिया गया है
उसमें करंट ईयर की फ़िगर्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स की फ़िगर्स का भी डिस्क्लोज़र करना होता है। दो साइड हैं यहाँ पर भी आपकी, एक इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, दूसरी आपकी एसेट साइड। वी ऑल नो दैट इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि इक्विटी के अंदर आपके दो मेन आइटम्स, दो हेडिंग आएंगी आपकी। इसी तरह से लायबिलिटीज़ के अंदर भी आपकी दो मेन हेडिंग्स होंगी, एसेट्स के अंदर भी आपकी दो मेन हेडिंग्स होंगी। कहने का मतलब है कि टोटल बैलेंस शीट में आपकी 6 हेडिंग्स बनेगी। अब हमें देखना है कि वो 6 हेडिंग्स हमें याद कैसे करनी है। उसके लिए आपको एक लाइन याद करनी होगी, शोर शराबा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, शोर शराबा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। यहाँ पर इस लाइन में जितने भी वर्ड्स हैं उनका आपको सिर्फ फर्स्ट लेटर देखना है। फर्स्ट लेटर एस, एस का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड्स। उसके बाद दोबारा एस, एस का मतलब है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर नहीं का एन, एन मीन्स नॉन करंट लायबिलिटीज़। चलेगा का सी, सी मीन्स करंट लायबिलिटीज़। फिर दोबारा से नहीं, नहीं का एन आपने यहाँ पर लिया, एन का मतलब है नॉन करंट एसेट्स एंड सी का है करंट एसेट्स। अभी हमने देखा कि दो हेडिंग इक्विटी की होंगी, दो हेडिंग लायबिलिटीज़ की होंगी एंड दो हेडिंग आपकी एसेट्स की होंगी। तो पहली दो ये हेडिंग्स शेयर होल्डर्स फंड्स और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आपकी इक्विटी की हेडिंग्स हैं। उसके बाद दो आपकी लायबिलिटीज़ की हेडिंग होंगी। लायबिलिटीज़ की दो हेडिंग्स में हमारा आया नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। एसेट्स वाली साइड आपकी दो हेडिंग्स होंगी, दैट इज़ नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। वन बाय वन ये सारे आइटम हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, सबसे पहले हम इक्विटी की बात करेंगे तो इक्विटी में आपकी दो मेन हेडिंग्स होंगी, अभी हमने डिस्कस किया। नंबर फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड्स, नंबर सेकंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर आपके तीन आइटम आते हैं। नंबर वन शेयर कैपिटल, नंबर सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर थर्ड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब इनका यहाँ पर आप नेट अमाउंट निकाल कर दिखाएंगे और उसकी जो भी डिस्क्रिप्शन होगी वो आप नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में आपने जिस नंबर पर जिस आइटम की डिस्क्रिप्शन दी है वो नंबर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। आइए देखते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स की एक्सप्लेनेशन। शेयर होल्डर्स फंड्स में आपके तीन आइटम आएंगे, फर्स्ट शेयर कैपिटल, सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर कैपिटल में हम नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे, ऑथोराइज्ड कैपिटल, कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी अपने लाइफ टाइम के दौरान रेज कर सकती है, इशूड कैपिटल कितनी कंपनी ने जनरल पब्लिक को एक्चुअल में ऑफर की है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल कितनी जनरल पब्लिक ने एक्सेप्ट की है और उसमें से कितनी फुली पेड अप है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कितनी पब्लिक ने एक्सेप्ट की थी बट वो अभी फुली पेड अप नहीं है। या तो कंपनी ने फुली पेड अप अमाउंट जितनी भी फेस वैल्यू है हर शेयर की वो कॉल नहीं की है, तब वो फुली पेड अप नहीं होगी। या कंपनी ने सारी की सारी फेस वैल्यू कॉल की थी बट शेयर होल्डर ने कोई अमाउंट की पेमेंट नहीं की है, डिफ़ॉल्ट किया है, जिसकी वजह से वो फुली पेड अप नहीं होगी। कॉल्स इन एरियर का अगर कोई अमाउंट है तो वो आप माइनस करेंगे। शेयर फॉरफीचर का कोई अमाउंट है, कोई शेयर होल्डर लगातार कॉल्स की पेमेंट नहीं कर रहा था और कंपनी ने उसके शेयर्स को जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया, तो वो अमाउंट भी आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। इसके अलावा अगर कंपनी कोई बोनस शेयर इशू करती है तो कंपनी को बोनस शेयर को भी डिस्क्लोज़ करना होगा। शेयर्स इशूड इन कंसिडरेशन, कंपनी ने अगर किसी को उनकी सर्विसेज के लिए या कंपनी ने कोई एसेट परचेज़ किया है, बदले में कैश पेमेंट करने की बजाय कंपनी अगर उनको शेयर्स इशू कर रही है तो वो भी आपको नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज़ करना होगा। बायबैक ऑफ शेयर्स, अगर कंपनी ने अपने शेयर्स का बायबैक किया है तो वो भी कंपनी नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज़ करेगी। ये बात की हमने शेयर कैपिटल की। सेकंड आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको क्या दिखाना है नोट्स टू अकाउंट्स में, कोई भी कैपिटल रिजर्व है जो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किया गया है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, शेयर्स अगर प्रीमियम पर इशू किए गए हैं तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का बैलेंस, डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए जो रिज़र्व क्रिएट किया गया है, रिवैल्यूएशन रिज़र्व, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन के लिए जो रिज़र्व क्रिएट किया गया है, या इसके अलावा कोई भी और रिज़र्व है तो वो भी कंपनी को डिस्क्लोज़ करना होगा। इसके साथ साथ
सरप्लस सरप्लस का मतलब होता है कि जो भी आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है उससे जितना भी आपका प्रॉफिट निकला है उसमें नेसेसरी अप्रोप्रिएशंस करने के बाद, जैसे अगर आपने डिविडेंड की पेमेंट की है, बोनस शेयर इशू किए हैं, कुछ पैसा रिज़र्व में ट्रांसफ़र किया है या कुछ पैसा रिज़र्व से प्रॉफिट्स में ऐड किया है, तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट अमाउंट निकल कर आएगा उसे कहा जाता है सरप्लस। सरप्लस भी कंपनी को डिस्क्लोज़ करना होगा। इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पर ये है, अगर सरप्लस कंपनी का नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो इस अमाउंट को भी आप अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस दिखाएंगे, बट इसे आप ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। ब्रैकेट में ये अमाउंट रिप्रेजेंट करेगा कि कंपनी को लॉस हो रहा है। लेकिन अर्लियर जब हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट फॉलो करते थे तब उस केस में अगर कंपनी को लॉस होता था तो उसे एसेट साइड दिखाया जाता था, बट कंपनीज एक्ट 2013 के न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर सरप्लस नेगेटिव है तब भी उसको रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंदर ब्रैकेट में दिखाया जाता है। थर्ड वन इज़ मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अगर कंपनी ने कोई शेयर वारंट इशू किए हैं, शेयर वारंट के थ्रू पैसा रेज किया है, तो उसे भी शेयर होल्डर्स फंड्स में ही दिखाया जाएगा। शेयर और शेयर वारंट में सिर्फ इतना डिफरेंस है, शेयर वारंट भी एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी द्वारा इशू किया गया है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि जिस भी पर्सन के पास शेयर वारंट है, जो भी इस वारंट का, इस डॉक्यूमेंट का होल्डर है, वो इंटाइटल्ड होगा उतने अमाउंट के लिए जितना इसमें स्टॉक मेंशन है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट इज़ दैट शेयर वारंट ईजिली ट्रांसफरेबल है नियर बाय डिलीवरी। सिर्फ आपके पास अभी शेयर वारंट है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपने वो किसी और पर्सन को दे दिया, किसी और पर्सन को डिलीवर कर दिया, तो जो भी पर्सन उस वारंट का बियरर है, उस डॉक्यूमेंट का बियरर है, वो कंपनी के शेयर्स के लिए एंटाइटल्ड है टू द अमाउंट मेंशन्ड देयर इन। जितना भी उस शेयर वारंट में अमाउंट मेंशन है उतने अमाउंट के लिए वो एंटाइटल्ड है। उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की जो आपकी सेकंड हेडिंग है, इक्विटी साइड की जो सेकंड हेडिंग है वो है आपकी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अगर कोई एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव हुई है बट जिस पे अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुई, फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक नया इशू किया, कंपनी ने शेयर्स इशू करने हैं, कंपनी ने ओपनिंग डेट इशू की, डिसाइड की 1 जनवरी 2019 एंड क्लोजिंग डेट है 30 मई 2019। मीन्स 5 महीनों के लिए कंपनी का ऑफर ओपन रहेगा जनरल पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के लिए। बट मीन वाइल कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनने हैं 31 मार्च 2019 के लिए, लेकिन जनरल पब्लिक शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकती है 30 मई 2019 तक। तो जिन भी शेयर होल्डर्स ने 31 मार्च 2019 तक शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, मींस जिन भी शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन मनी की पेमेंट कर दी जबकि उनको अभी शेयर्स अलॉट नहीं किए गए हैं, शेयर्स अलॉट कब किए जाएंगे? क्लोजिंग डेट के बाद अलॉट किए जाएंगे, 30 मई तक अलॉट किए जाएंगे, लेकिन वो एप्लीकेशन मनी पे कर चुके हैं, तो जितना भी पैसा एप्लीकेशन मनी की फॉर्म में 31 मार्च 2019 तक आ गया उसे हम कहते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। कि कंपनी को शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिल गया है लेकिन उस पर अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, तो ये कंपनी की लाइबिलिटीज़ है, इसे भी शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर दिखाया जाएगा सेपरेट हेडिंग के अंदर, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अभी हमने स्टडी किया इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, सबसे पहले हमने डिस्कस किया शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर आपके 3 आइटम्स आते हैं। नंबर 1 शेयर कैपिटल, नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर 3 मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। सेकंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये दोनों आपकी इक्विटी साइड्स की मेन हेडिंग्स हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की फर्स्ट 2 हेडिंग अभी हमने कवर की, दैट इज़ शेयर होल्डर्स फंड्स एंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब थर्ड हेडिंग हमें डिस्कस करनी है, दैट इज़ नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आपकी 4 चीज़ें आती हैं। नॉन करंट का मतलब है 1 साल से ज़्यादा के लिए जिन लायबिलिटीज़ की पेमेंट 1 साल के बाद ड्यू हैं उन्हें कहा जाता है नॉन करंट लायबिलिटीज़। 4 आइटम्स आते हैं इसमें। फर्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सेकंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, थर्ड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, फोर्थ अदर नॉन करंट लायबिलिटीज़। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर आपने कोई अमाउंट बोरो किया है तो वो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट होगा। इसमें आपके डिवेंचर्स, अगर आपने बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लॉन्ग टर्म के लिए कोई लोन लिया है या आपने पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट की है फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो ये अज्यूम किया जाएगा कि पब्लिक से डिपॉजिट 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए एक्सेप्ट की गई है। सेकेंड वन इज़ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अब क्या होती है? सबसे पहले इसके लिए हमें समझना होगा डेफर्ड टैक्स क्या है। आपकी अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से अलग होती है। क्यों? क्योंकि जो अकाउंटिंग इनकम कैलकुलेट की जाती है वो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पर बेस्ड है एंड जो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की जाती है वो टैक्सेशन लॉज पर बेस्ड है। इसी वजह से दोनों में डिफरेंस होता है अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में। अकाउंटिंग इनकम को डिटरमाइन किया जा सकता है बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब आपने अकाउंटिंग इनकम का डिटर्मिनेशन कर लिया तब अकाउंटिंग इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरह से टैक्सेबल इनकम पर भी टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। इन दोनों के टैक्स में जो डिफरेंस आता है उसे कहा जाता है डेफर्ड टैक्स। मीन्स डेफर्ड टैक्स इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। अब डेफर्ड टैक्स के आगे दो पार्ट्स हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, दूसरा है आपका डेफर्ड टैक्स एसेट। अभी हम लायबिलिटी साइड की बात कर रहे थे इसलिए पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपकी कब होगी? जब अकाउंटिंग इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा होगी तब आपका आएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज एडवर्टीज़मेंट पर कंपनी ने कोई एक्सपेंडिचर किया और अगर हम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की बात करें, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग जितने सालों का एडवर्टीज़मेंट का बेनिफिट मिलेगा उतने सालों तक हर साल एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर का एक स्पेसिफाइड पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिडक्ट किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ टैक्सेशन लॉज के अकॉर्डिंग जिस साल एडवर्टीज़मेंट पर खर्चा हुआ है उसी साल सारा का सारा अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाएगा। इसी वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपकी आएगी क्योंकि इस केस में अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा होगी। बिकॉज अकाउंटिंग इनकम में से सिर्फ कुछ पोर्शन आपने एक्सपेंडिचर का डिडक्ट किया है जबकि टैक्सेबल इनकम में से आपने सारा का सारा एक्सपेंडिचर डिडक्ट कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अकाउंटिंग इनकम है आपकी 20 लैक्स, टैक्सेबल इनकम है आपकी 15 लैक्स। अब यहीं से हमें पता चल गया है कि अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ आपकी डिटरमाइन की जाएगी। टैक्स का रेट गिवन है 40%। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अकाउंटिंग इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अकाउंटिंग इनकम थी आपकी 20 लैक्स, 20 लैक्स का 40% दैट इज़ ₹8 लैक्स। उसके बाद आप टैक्सेबल इनकम पर टैक्स फाइंड आउट करेंगे। टैक्सेबल इनकम थी आपकी 15 लैक्स एंड 15 लैक्स का 40% दैट इज़ ₹6 लैक्स। इन दोनों का डिफरेंस आया जो 2 लैक्स रुपीज़, उसे हम कहेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मतलब साल का टैक्सेशन का खर्चा था 8 लाख रुपए, लेकिन टैक्सेशन लॉज के हिसाब से प्रोविज़न कितना रिक्वायर्ड है, 6 लाख का प्रोविज़न रिक्वायर्ड है। तो 2 लाख रुपए आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना। अब इस केस में एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 8 लाख से टोटल टैक्स एक्सपेंस था 8 लाख रुपीज़ टू करंट टैक्सेशन दैट इज़ प्रोविज़न फॉर टैक्स 6 लाख रुपीज़। मतलब टैक्सेशन लॉज के अकॉर्डिंग प्रोविज़न फॉर टैक्स रिक्वायर्ड था 6 लाख रुपीज़, इसीलिए 2 लाख की लायबिलिटी को पोस्टपोन कर दिया गया है। उसको हमने नाम दिया टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दैट इज़ ₹2 लाख। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपको शो करनी होगी बैलेंस शीट में अंडर द हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज़। अब नॉन करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहले हमने डिस्कस किया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सेकंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, थर्ड आता है आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। इनके अलावा अगर कोई और लॉन्ग टर्म के लिए लायबिलिटी है 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद जिसकी पेमेंट ड्यू है वो आएगा आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में। जैसे
डिबेंचर्स की या प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन के टाइम अगर कंपनी ने कोई प्रीमियम देना है, जनरली जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं या डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तो उनके इशू के टाइम ही ये डिसाइड कर लिया जाता है कि उनका रिडम्पशन एट पार होगा या एट प्रीमियम होगा। तो अगर कोई ऐसा अमाउंट है प्रीमियम का जो आपको कैपिटल को रिडीम करते टाइम, डिबेंचर होल्डर्स के फंड्स को रिडीम करते टाइम या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के फंड्स को रिडीम करते टाइम देना होगा, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का ही पार्ट होगा। सेकेंड वन, ट्रेड पेबल्स इफ़ आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 12 मंथ्स। ट्रेड पेबल्स में आपकी दो चीज़ें आती हैं, नंबर वन बिल्स पेबल्स, नंबर सेकंड क्रेडिटर्स। जर्नली बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट है, लेकिन अगर ये 12 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग है तो इनको हमें शो करना होगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में। इसके अलावा अगर कोई और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है तो वो भी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में दिखानी होगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ इज़ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रोविज़न बनाया गया है, जैसे प्रोविज़न फॉर प्रोविडेंट फंड, तो वो भी आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में ही शो होगा। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में हमने चार चीज़ें डिस्कस की हैं। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब क्या क्या आएगा इसमें? डिबेंचर्स, कोई लोन लिया है बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, पब्लिक डिपॉजिट्स। डेफर टैक्स लाइबिलिटीज़ कब आएगी? जब आपकी अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है। थर्ड, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ मतलब अगर आपको प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर होल्डर्स की रीपेमेंट के टाइम कोई प्रीमियम देना है, या कोई ट्रेड पेबल्स 12 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग है, या कोई और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जैसे प्रोविज़न फॉर प्रोविडेंट फंड, ये भी आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का ही पार्ट है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के बाद इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड अब हम डिस्कस कर रहे हैं करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में। करंट लाइबिलिटीज़ मतलब जिन लाइबिलिटीज़ की पेमेंट ड्यू है 1 साल के अंदर अंदर, उसे हम कहते हैं करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में आएंगी आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, मतलब अप टू 12 मंथ्स के लिए अगर आपने फंड्स बोरो किए हैं तो वो आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का पार्ट है। जैसे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पढ़ी थी, इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज़ में आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आएंगी। सेकेंड वन इज़ ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में आपकी दो चीज़ें आती हैं, बिल्स पेबल्स एंड क्रेडिटर्स। इनकी पेमेंट 1 साल के दौरान जनरली करनी होती है, तो ये भी आपकी करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट है। इसके अलावा थर्ड वन इज़ अदर करंट लाइबिलिटीज़। इसके अलावा अगर कोई और करंट लाइबिलिटी है, जैसे कोई इंटरेस्ट का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, कोई इनकम आपको एडवांस में मिल गई जबकि वो इनकम अभी ड्यू नहीं थी, जैसे रेंट आपको एडवांस में मिल गया, कोई अनपेड डिविडेंड का अमाउंट है। अनपेड डिविडेंड मतलब कोई डिविडेंड की पेमेंट नहीं की गई है, या कोई डिविडेंड का अमाउंट अनक्लेम्ड है, शेयर होल्डर ने अभी वो पैसा क्लेम नहीं किया है, तो ये भी करंट लाइबिलिटीज़ है। इसके अलावा कॉल्स इन एडवांस, कोई कॉल्स अभी ड्यू नहीं थी लेकिन शेयर होल्डर ने एडवांस पेमेंट कर दी, तो वो भी कंपनी की करंट लाइबिलिटी है, वो भी आपको करंट लाइबिलिटी में शो करना होगा। करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, कोई लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ने डेट लिया हुआ था, फंड्स बोरो किए हुए थे। सपोज़ 10 सालों के लिए कंपनी ने फंड्स बोरो किए हैं, तो 10th ईयर में जब पेमेंट होगी तब वो नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि आने वाले 12 महीनों के अंदर अंदर आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद एक्सेस एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफ़ंड प्लस इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। अगर कोई किसी पर्सन ने आपके कंपनी में शेयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है और जितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था उतने शेयर्स उसको इशू नहीं किए गए, अलॉट नहीं किए गए, तो उस केस में जो उसकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो कंपनी को रिफ़ंड करनी होती है, तो वो भी कंपनी की करंट लाइबिलिटीज़ का ही पार्ट है। आइए एक बार हम फिर से देख लेते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़ में आपका क्या क्या आएगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आपका डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज़ में इसकी जगह आपका आएगा ट्रेड पेबल्स। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़ में अदर करंट लाइबिलिटीज़। फोर्थ वन इज़
नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जैसे प्रोविज़न फॉर प्रोविडेंट फंड, एंड करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस मतलब जो एक साल के लिए बनाए गए हैं, जैसे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ये हमने बात की बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ साइड की। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने लाइबिलिटी साइड को कवर किया है। लाइबिलिटी साइड में आपकी 4 मेन हेडिंग्स होंगी। फर्स्ट, शेयर होल्डर्स फंड्स। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये दोनों आपकी इक्विटी की मेन हेडिंग्स हैं। उसके बाद दो ही आपकी लाइबिलिटीज़ की मेन हेडिंग्स हैं। फर्स्ट, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, एंड सेकंड वन इज़ योर करंट लाइबिलिटीज़। अब आते हैं हम एसेट साइड पर। एसेट्स में भी आपकी टोटल 2 हेडिंग्स होंगी। फर्स्ट, नॉन करंट एसेट्स। सेकंड आता है आपका करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आइटम्स आते हैं, ये हमें डिटेल में डिस्कस करना है। आइए स्टार्ट करते हैं विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले हम फिक्स्ड एसेट्स दिखाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है। टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। टेंजिबल एसेट्स मतलब जिनको टच किया जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा। इनटेंजिबल विच कांट बी टच्ड, विच कांट बी सीन, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स। कोई सॉफ्टवेयर है तो वो इनटेंजिबल एसेट का पार्ट है। थर्ड वन इज़ योर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है, सपोज कंपनी कोई बिल्डिंग बना रही है और कंपनी को बैलेंस शीट बनानी है, तो एक साल के अंदर अंदर जितनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, जितना काम अभी चल रहा है, जितनी बिल्डिंग बन चुकी है, तो वो कंपनी का एसेट है। उसकी वैल्यू को हम कहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद फोर्थ है आपका इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इसी तरह से सपोज़ कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है, मतलब कोई कंपनी इनटेंजिबल एसेट्स क्रिएट कर रही है, तो जितना इनटेंजिबल एसेट्स अभी तक बन चुका है, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी को बनाना है 20 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें जिस डेट को कंपनी बैलेंस शीट बना रही है 20 करोड़ में से 10 लाख का काम हो चुका है, तो उसे कहा जाएगा इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये भी आपका फिक्स्ड एसेट्स का ही पार्ट है। फिक्स्ड एसेट्स में हमें 4 चीज़ें लिखनी है। फर्स्ट, टेंजिबल एसेट्स। सेकंड, इनटेंजिबल एसेट्स। थर्ड, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब टेंजिबल एसेट के कंटेक्स्ट में जितना काम हो चुका है अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट। फोर्थ इज इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। कोई इनटेंजिबल एसेट्स कंपनी डेवलप कर रही है, क्रिएट कर रही है, तो अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट जितना इंटेंजिबल एसेट्स का काम हो चुका है, उसको आप दिखाएंगे अंडर द हेडिंग फिक्स्ड एसेट्स। अभी हमने फिक्स्ड एसेट्स डिस्कस किया। अब नॉन करंट एसेट्स में आपका सेकंड आइटम है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मीन्स कंपनी ने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, तो उसे हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से बैलेंस शीट में शो करेंगे। कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, डिबेंचर्स या म्यूचुअल फंड्स कंपनी में 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट की गई है कंपनी के द्वारा, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट है। थर्ड वन इज़ डेफर्ड टैक्स एसेट्स। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। इससे पहले हमने स्टडी किया था डेफर्ड टैक्स क्या है, कि अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से अलग है। अकाउंटिंग इनकम पे जो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है और जो टैक्सेबल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, दोनों में जो भी डिफरेंस है उसे हमने डेफर्ड टैक्स का नाम दिया था। फिर हमने पढ़ा था डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। जब अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा होती है, तो उस केस में आपकी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आती है। अब हमें स्टडी करना है डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट अपोजिट है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के। जब आपकी अकाउंटिंग इनकम कम है टैक्सेबल इनकम से, तब आपका डेफर्ड टैक्स एसेट आता है। अकाउंटिंग इनकम इज़ लेस देन टैक्सेबल इनकम। जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग
अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो कंपनी द्वारा फॉलो की जाती हैं उनके अकॉर्डिंग एंटिसिपेटेड लॉसेस पर प्रोविज़न बनाया जाता है, जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। बट इनकम टैक्स लॉज प्रोविज़न को कंसिडर नहीं करता। इनकम टैक्स लॉज के हिसाब से सिर्फ जब एक्चुअल में लॉस होता है तभी उसको कंसिडर किया जाता है। जैसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से तो डाउटफुल डेट पर प्रोविज़न बनाया जाता है, लेकिन इनकम टैक्स लॉज सिर्फ एक्चुअल बैड डेट्स को ही कंसिडर करते हैं। तो इस केस में अकाउंटिंग इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम से कम आएगी। अकाउंटिंग इनकम में से क्योंकि प्रोविज़न बनाना है मींस प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन आप प्रोविज़न में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इनकम आपकी कम हो जाएगी। लेकिन टैक्सेशन लॉज के हिसाब से इनकम में से लॉस तभी डिडक्ट होगा जब कंपनी को एक्चुअल लॉस हो रहा है, कंपनी को कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाना। अब इस केस में फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग इनकम आपकी 15 लैक्स है, टैक्सेबल इनकम आपकी 20 लैक्स है, मींस अकाउंटिंग इनकम इज़ लेस देन टैक्सेबल इनकम और टैक्स का रेट यहाँ पर 40% है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट? सबसे पहले आप अकाउंटिंग इनकम पे टैक्स निकालेंगे, दैट इज़ 15 लैक्स पे 40%, दैट इज़ ₹6 लैक्स। फिर आपने टैक्सेबल इनकम पर टैक्स की कैलकुलेशन की। टैक्सेबल इनकम आपकी 20 लैक्स थी, 20 लैक्स पे 40% 8 लैक्स। अब यहाँ से जो डिफरेंस आया है ये है आपका डेफर्ड टैक्स एसेट। अब आप कैसे इसको चार्ज करेंगे? जितना अकाउंटिंग इनकम के हिसाब से आपका टैक्स बनता था आपने वो चार्ज किया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 2 लाख आपका डेफर्ड टैक्स एसेट है। इनकम टैक्स लॉज के हिसाब से आपको प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन रखना है 8 लाख रुपीज़, मतलब साल का टैक्स एक्सपेंस आपका 6 लाख का है। अकाउंटिंग इनकम के हिसाब से आपका टैक्स एक्सपेंस 6 लैक्स का है और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन आपका 8 लाख का है। तो जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया टू द डेफर्ड टैक्स एसेट में। मीन्स जब आपकी अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है तब आपका डेफर्ड टैक्स एसेट निकाला जाता है। डेफर्ड टैक्स एसेट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, अकाउंटिंग इनकम पर टैक्स निकाला, टैक्सेबल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया गया। तो यहाँ से जो डिफरेंस आया वो आपका डेफर्ड टैक्स एसेट आया। टैक्स एक्सपेंस आपके साल का 6 लाख रुपये था और प्रोविज़न 8 लाख रुपीज़ था। तो इस केस में 2 लाख रुपये आपके डेफर्ड टैक्स एसेट का पार्ट है। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अभी हमने डिस्कस किया डेफर्ड टैक्स एसेट्स। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स में आपका अगला आइटम है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर कंपनी ने किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है, तो वो भी कंपनी का नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। अगर कंपनी ने लोन लिया हुआ है तो वो कंपनी की लायबिलिटी होती है, और अगर कंपनी ने लोन दिया हुआ है तो वो कंपनी के एसेट्स होते हैं। इसके अलावा जो भी आपके नॉन करंट एसेट्स रह गए वो सारे आपके अंडर द हेडिंग नॉन करंट एसेट्स अदर नॉन करंट एसेट्स में लिखा जाएगा। जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स में आपकी दो चीज़ें आती हैं, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। नॉर्मली डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आपके करंट एसेट्स होते हैं, लेकिन अगर ये 1 साल से ज़्यादा के लिए हैं तो ये आपका अदर नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। इसके अलावा कोई शेयर इशू एक्सपेंसेस या कोई डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स जो आने वाले 12 महीनों के अंदर अंदर आपको राइट ऑफ नहीं करने, 12 महीने के बाद राइट ऑफ करने हैं, तो वो आपके अदर नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। अगर आपको ये अमाउंट 12 महीने के अंदर राइट ऑफ करना है तो ये आपका अदर करंट एसेट्स का पार्ट होगा। अब बात करते हैं हम करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स में सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर कंपनी ने 1 साल के लिए कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसे करंट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी ने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, डिबेंचर्स में या म्यूचुअल फंड्स में 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो आपकी अंडर द हेडिंग करंट एसेट्स करंट इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट होगी। सेकंड, इन्वेंट्रीज का मतलब रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक, लूज टूल्स, जो भी टूल्स यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें भी करंट एसेट का ही पार्ट माना जाता है। गुड्स इन ट्रांजिट, कुछ गुड्स अगर रास्ते में हैं तो वो भी इन्वेंट्रीज का पार्ट है।
इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल्स में दो चीज़ें आएंगी, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश और बैंक का बैलेंस। कैश इक्विवेलेंट्स मतलब चेक्स या ड्राफ्ट्स, ये भी आपके करंट एसेट्स का पार्ट है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर 1 साल के लिए कोई लोन दिया गया है तो ये आपका करंट एसेट है। इसके अलावा जो भी करंट एसेट बच गए, जैसे अदर करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर कोई है, इन्वेस्टमेंट्स पर कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का अमाउंट है, कोई शेयर इशू एक्सपेंसेस या कोई डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो आपको आने वाले 12 महीनों के अंदर अंदर राइट ऑफ करना है, तो वो अदर करंट एसेट्स में आएंगे। और अगर 12 महीनों के बाद राइट ऑफ करना है तो वो आपका अदर नॉन करंट एसेट्स में आएगा। आइए इसको समझते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस को। सपोज़ शेयर इशू एक्सपेंसेस हुए 20,000 रुपीज़ और ये डिसाइड किया गया कि 20,000 रुपीज़ में से हर साल 1/4 राइट ऑफ किया जाएगा, मतलब हर साल 1/4 प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया जाएगा। हम क्या करेंगे, 20,000 का 1/4 कैलकुलेट करेंगे, मतलब करंट ईयर में 5,000 रुपीज़ तो प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लिए गए। अब रिमेनिंग कितना बच गया आपका, रिमेनिंग रहता है 15,000। अब इस 15,000 में से 5,000 तो मतलब 15,000 का जो 5,000 है वो राइट ऑफ करना है अगले साल में, तो उसे हम शो करेंगे अदर करंट एसेट्स में, क्योंकि वो कब राइट ऑफ करना है, नेक्स्ट ईयर में वो राइट ऑफ करना है, इसलिए उसको हमने शो किया अदर करंट एसेट्स में। और बाकी जो रिमेनिंग 10,000 रह गया उसको हम शो करेंगे अदर नॉन करंट एसेट्स में, क्योंकि आने वाले 12 महीनों में उस अमाउंट को राइट ऑफ नहीं करना। क्या किया हमने यहाँ पर, टोटल आपके शेयर इशू एक्सपेंसेस थे 20,000 रुपीज़ के, जिसमें से 1/4 हर साल आपको राइट ऑफ करना है। 20,000 का 1/4 मतलब 5,000 रुपये आपको हर साल राइट ऑफ करने हैं। तो करंट ईयर में आपने प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किए 5,000 रुपये, बाकी कितना बच गया बैलेंस, 15,000। अब इस 15,000 में से 5,000 आपको नेक्स्ट ईयर में राइट ऑफ करने हैं, मतलब आने वाले 12 महीनों में आपको 5,000 राइट ऑफ करने हैं। तो 5,000 आप शो करेंगे अदर करंट एसेट्स में। उसके बाद जो रिमेनिंग 10,000 है वो आपको आने वाले 12 महीनों में राइट ऑफ नहीं करने, तो उसको आप शो करेंगे अदर नॉन करंट एसेट्स में। ये हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने डिस्कस किया। आइए एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट का। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की, जिसमें इक्विटी की भी 2 हेडिंग्स हैं और लायबिलिटीज़ की भी 2 हेडिंग्स हैं। इक्विटी में क्या क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड्स और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर 3 आइटम्स हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। उसके बाद 2 मेन हेडिंग्स आपकी लायबिलिटीज़ की हैं, दैट इज़ नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में 4 आइटम्स आएंगे आपके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अदर करंट लाइबिलिटीज़, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़। इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज़ के भी आपके 4 आइटम हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अदर करंट लाइबिलिटीज़। उसके बाद हम इस साइड का टोटल करेंगे, फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एसेट्स की आपकी 2 हेडिंग्स हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर इसके बाद आएगा आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर कोई पैसा इन्वेस्ट किया गया है, देन डेफर्ड टैक्स एसेट, देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और उसके बाद अदर नॉन करंट एसेट्स। इसी तरह से करंट एसेट्स में आपका आएगा करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। फिर हम बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल करेंगे। आपको ध्यान रखना है, 2 हेडिंग्स इक्विटी की हैं, 2 हेडिंग्स आपकी लाइबिलिटीज़ की हैं एंड 2 हेडिंग्स आपकी एसेट्स की हैं। टोटल 6 हेडिंग्स आपकी बनेंगी और इसके अंदर क्या क्या आइटम आएंगे वो आप लोगों को याद रखने होंगे। उसके बाद बैलेंस शीट बनाने के बाद नोट्स टू अकाउंट्स में हम दिखाते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़ या कमिटमेंट्स। कभी भी ये बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होती। बैलेंस शीट के नीचे जो नोट्स टू अकाउंट्स हम बनाते हैं उसमें हम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़ और कमिटमेंट का डिस्क्लोज़र करते हैं।
कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो अभी तक अराइज नहीं हुई बट इन फ्यूचर ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट जो लाइबिलिटी अराइज हो सकती है। मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो अनसर्टेन है, ऐसी लायबिलिटी में मनी की पेमेंट हो भी सकती है और मनी की पेमेंट नहीं भी हो सकती। इसको कभी भी लायबिलिटी साइड शो नहीं किया जाता, बल्कि नोट्स टू अकाउंट्स में शो किया जाता है बिलो द बैलेंस शीट। फॉर एग्जांपल, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नोट एक्नॉलेज्ड एज डेट। किसी ने कंपनी के अगेंस्ट क्लेम किया था लेकिन वो क्लेम अभी प्रूव नहीं हुआ है, कंपनी की अभी देनदारी नहीं बनी है। इन केस अगर वो क्लेम प्रूव हो जाता है तब कंपनी की लायबिलिटी अराइज हो सकती है। सेकेंड, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक बट नॉट ड्यू फॉर पेमेंट। बैंक से बिल रिसीवेबल डिस्काउंट करा लिया लेकिन अभी उसका पैसा रिसीव नहीं हुआ, अभी वो पेमेंट के लिए ड्यू नहीं था। इन केस बाद में डेटर्स ने अगर पेमेंट नहीं की तो कंपनी की लायबिलिटी अराइज हो सकती है। प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर। कंपनी ने अभी डिविडेंड प्रपोज किया है डायरेक्टर्स ने, बट शेयर होल्डर्स ने अभी उसे अप्रूव नहीं किया। जब वो शेयर होल्डर्स के द्वारा अप्रूव कर किया जाएगा तब वो कंपनी की लायबिलिटी बनेगा। कोई कंपनी ने गारंटी दी गई है किसी के फेवर में, उस केस में वो पर्सन अगर पेमेंट नहीं करता तो कंपनी की लायबिलिटी अराइज हो सकती है, या कोई और पैसा जिसके लिए कंपनी लायबल होगी। कमिटमेंट्स, कमिटमेंट का मतलब होता है कंपनी ने कोई एग्रीमेंट किया है किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को फ्यूचर डेट में परफॉर्म करने के लिए अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस। स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में कंपनी द्वारा किए गए कमिटमेंट को कहा जाता है, कंपनी द्वारा किए गए एग्रीमेंट को कहा जाता है कमिटमेंट। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कर रही है, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पोर्शन करना रहता है, कुछ अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट अभी पेंडिंग है, या कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में या इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया हुआ है, उस पे दूसरी कंपनी ने अभी सिर्फ पार्टली अमाउंट कॉल किया है। जैसे सपोज कंपनी ने 10 रुपये का एक शेयर खरीदा है और 10 रुपये में से अभी दूसरी कंपनी ने 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से कॉल किया है, तो कंपनी की कमिटमेंट है कि वो 3 पर शेयर दूसरी कंपनी को पे करेगी जब भी दूसरी कंपनी ये अमाउंट कॉल करेगी। इसके अलावा कुछ और कमिटमेंट्स जैसे एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। जो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको अगर किसी साल एरियर नहीं दिया गया तो उनका एरियर का अमाउंट एक्यूमुलेट होगा और कंपनी को ये एरियर ऑफ डिविडेंड पे करना होगा। कंपनी की ये कमिटमेंट है। तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ एंड कमिटमेंट आपका 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है, इसको कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं करते, इसको हम नोट्स टू अकाउंट्स में शो करते हैं अंडर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ये था हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। एज पर शेड्यूल